वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 10th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख और समझ सके। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और आज का हमारा टॉपिक है तटीय नौ परिवहन। इससे पहले हमने बात की थी समुद्री जो मार्ग थे उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे तटीय नौ परिवहन यानी जो तट पर जो नौ परिवहन होते हैं जैसे कि उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होते क्या है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, एक देश जो है एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट से जो मिलाते हैं वो तटीय नौ परिवहन भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल एक है यूरोप का शेंगेन जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। मतलब एक देश का कोई तट है, ठीक है, उस देश के तट को दूसरे देश के तट से जो मिलाते हैं परिवहन, यहाँ हम उनके बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन से नहरें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस जो एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं कि लंबी तटरेखा वाले जो देश होते हैं के लिए ये एक सुगम विधि है। सुगम मतलब आसान विधि है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। जैसे कि आप ये जानते ही होंगे कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे। पहले के टाइम पे इतना कोई लोगों के पास परिवहन वगैरह इतना नहीं होता था, गाड़ी वगैरह नहीं होती, तो क्या करते थे, नहरें बनाते थे। जो नदियाँ होती थी, झीलें होती थी, उनसे वो यात्रा करते थे। भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे। यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते थे, इन्हीं नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा ही लगभग ज़्यादा ही वो लोग यात्रा करते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे तो आप जैसे जानते हैं कि रेल मार्ग भी हो गया, समुद्री मार्ग हो गया और ये जो है जलयान हो गया। तो इन सब से अब जो ये समुद्री मार्ग है और ये इसमें रेल मार्ग में भी प्रतिद्वंदता होने लग गई है। तो अब हम बात करते हैं कि नौ परिवहन नहरें कौन कौन सी। तो आज इसमें हम बात करेंगे दो नहरों के बारे में जो प्रेजेंट में यानी अभी यूज़ की जाती हैं। तो पहली है स्वेज नहर, दूसरी है पनामा नहर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्वेज नहर क्या है, इसके बारे में कब बनी थी। तो स्वेज नहर बनी थी 1869 में, यानी 1869 में इसका निर्माण हुआ था, वो भी मिस्र में हुआ था, ठीक है। और ये क्या किस लिए बनी थी, पहले बनी थी ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनी थी। और ये उत्तर के पोर्ट सहित और दक्षिण के पोर्ट स्वेज के मध्य ये है, ठीक है। तो उत्तर के पोर्ट सहित और दक्षिण के पोर्ट स्वेज या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं स्वेज पतन को जोड़ने के लिए ये है, जोड़ती है। तो अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले जो था उत्तमासा अंतरीप मार्ग का यूज़ होता था, बहुत इस्तेमाल होता था क्योंकि पहले वही एक रास्ता था। लेकिन जब से स्वेज नहर बन गई है तो इसके वजह से लिवरपूल और कोलंबो के बीच की जो दूरी थी वो काफ़ी घट गई है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये कोई तट है, इससे यहाँ पे जो है नाव वगैरह जो जल परिवहन है वो जो है वो चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, समय ज़्यादा लग रहा है ऐसे जाने में, ठीक है, और टाइम भी लग रहा है, समय भी लग रहा है और दूर भी पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी जगह से रास्ता जो है वो इस ऐसे बन गया है जो अंदर से जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि समय भी कम लगेगा और दूरी भी जो होगी वो भी कम हो जाएगी अगर नाव ऐसे जाएगी, ऐसे ना जाके। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि किस तरीके से ये कम हुई है दूरियाँ। अब हम आगे इसी में बात करते हैं कि स्वेज नहर के बारे में। तो अब ये जो स्वेज नहर है ना ये जल बंधक से रहित है। जल बंधक क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हमारी गाड़ियाँ जो रोड पर चलती हैं वहाँ पे ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं ताकि अगर स्पीड में कोई गाड़ी चल रही है तो उसका वो मीडियम हो जाए, ज़्यादा स्पीड में ना चले। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है जल बंधक नदियों में बना दिए जाते हैं, थोड़ा ऊपर करके थोड़ा नीचे करके, मतलब वो अपनी स्पीड में चले। तो ये जो स्वेज नहर है ये जल बंधक से रहित है, मतलब उसमें कोई जल बंधक नहीं है, जो जिस स्पीड से चल रहा है वो चलता है, ठीक है। समुद्र सतह के बराबर नहर लगभग 160 किलोमीटर तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। 160 किलोमीटर लंबी और 11 से मतलब 15 मीटर जो है वो गहरी है। और इस स्वेज नहर में लगभग जो है 100 जलयान जो है वो प्रतिदिन आवागमन करते हैं, मतलब हर रोज़ जो है वो 100 जो जलयान है, जैसे जो भी
जल में चलते हैं, नाव वगैरह जो भी हैं, तो जहाज हैं बड़े बड़े, तो वो कम से कम 100 जो होते हैं वो इसी में चलते हैं। और नहर को पार करने में कितना टाइम लगता है? मात्र 10 से 12 घंटे लगते हैं। मात्र 10 से 12 घंटे लगते हैं और वो पार कर जाते हैं। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज नहर तक जाता है, ठीक है। और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो तक जाती है। हम बात करते हैं कि नील नदी से एक ताज़ा पानी की नहर भी है जो स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और स्वेज नगरों के जो स्वेज के नगर हैं उनको ताज़े पानी की आपूर्ति हो जाती है। मतलब जो नील नदी चल रही है ना, उसके साथ साथ जो स्वेज नहर मिल जाती है, तो थोड़ा सा जो ताज़ा पानी होता है वो इसके थ्रू जो आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पोर्ट सईद और जो स्वेज नगर हैं, स्वेज के जो नगर हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत ताज़ा पानी, जो उनको ताज़ा पानी है वो मिल जाता है और उनकी जो आपूर्ति है वो भी पूरी हो जाती है। ताज़े पानी की उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो ऐसा भी होता है कि चलो ये तो लोग जल्दी के लिए, समय बचाने के लिए जो होता है इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी होता है, मतलब कई बार होता है कि लोगों को कोई जल्दी नहीं होती है, ठीक है, और वो सस्ते में काम कराना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो उत्मासा अंतरिक्ष मार्ग है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर सामान भारी है और उन्हें कोई जल्दी नहीं है और सस्ता चाहिए, तो वो उत्मासा अंतरिक्ष का मार्ग जो है उसका इस्तेमाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब इससे पहुंच जाते हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश भी पहुंच जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।